नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है कॉल्डर का वितरण सिद्धांत अर्थात कॉल्डर्स थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पूर्व हमने रिकार्डो का वितरण सिद्धांत देखा था, जिसमें प्रोफेसर रिकार्डो ने उत्पादन के 3 साधन माने थे। पहला था आपका लैंड, दूसरा आपका था लेबर और तीसरा था कैपिटल। तो इन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती जाएगी, लैंड लॉर्ड का शेयर बढ़ता चला जाएगा, लेबर का शेयर बढ़ता चला जाएगा और कैपिटलिस्टिक का जो शेयर प्रॉफिट होता है वो डिक्लाइन होता चला जाएगा। और जब प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा तो उससे इकोनॉमिक में ग्रोथ रुक जाएगी। क्लियर है? तो अर्थव्यवस्था में वितरण की इस प्रकार की हमको प्रक्रिया को अपनाना है ताकि आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रभावित ना हो। हमको एक बात स्पष्ट करनी होगी कि अर्थव्यवस्था में प्रोफेसर कॉल्डर 2 वर्ग लेकर के चलते हैं। पहला वर्ग था मजदूर और दूसरा वर्ग है पूंजीपति। ये केवल 2 वर्गों के मध्य आय वितरण की बात करते हैं। मजदूर वर्ग मजदूरी लेता है और पूंजीपति वर्ग लाभ लेता है। और पूंजीपति वर्ग के पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है री इन्वेस्टमेंट की। यही री इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कारण बनता है। जबकि मजदूर अपनी आय का अधिकतर भाग उपभोग क्रियाओं के लिए यूज कर लेते हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में यहां पर पूंजी निर्माण की गति नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में हम ये कहेंगे कि मजदूर डिमांड पैदा करता है और पूंजीपति वर्ग जो होता है वो सप्लाई पैदा करता है। तो जहां पर हमें एक बात ध्यान में रखना होगा कि हमें राष्ट्रीय आय का अधिक हिस्सा मजदूर को देना है कि राष्ट्रीय आय का अधिक हिस्सा पूंजीपति वर्ग को देना है। इस विवाद में प्रोफेसर कॉल्डर आए और उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टारगेट लेकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आइए देखते हैं ये थ्योरी कैसे कार्य करती है। कॉल्डर का वितरण जो सिद्धांत था ये वास्तव में कीन्सियन सिद्धांत था। ये कीन्स का वितरण सिद्धांत था। अगर हमसे ये पूछा जाए एग्जाम्स में कि कीन्स का वितरण सिद्धांत क्या है, तो अब कॉल्डर का वितरण सिद्धांत ही कीन्स का वितरण सिद्धांत था, क्योंकि प्रोफेसर कॉल्डर ने ही कीन्स के वितरण सिद्धांत को प्रॉपरली डेवलप किया था। इनके अनुसार कीमतों और मजदूरी के बीच संबंध निर्धारण के लिए गुणक के नियम का प्रयोग किया जा सकता है। इस सिद्धांत की कुछ बेसिक मान्यताएं हैं जो आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होंगी, नेट स्टूडेंट्स के लिए एंड पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए। दोनों स्टूडेंट्स बहुत केयरफुली इसको याद करेंगे, देखेंगे। अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज है। आय तथा उत्पादन दिया हुआ, यानी जो हमारे पास प्रोडक्शन होता है वो हमारे पास गिवन है, जिसे हम वाई से डिनोट करेंगे। उत्पादन में से केवल मजदूरी यानी मजदूर को मजदूरी और पूंजीपति को लाभ का वितरण किया जाता है। यानी प्रोफेसर कॉल्डर ने अपने नेशनल इनकम में 2 वर्गों को बांटने की बात कही, मजदूर को मजदूरी के रूप में और पूंजीपति को लाभ के रूप में। यानी राष्ट्रीय आय का वितरण मजदूरी और लाभ के रूप में ही होगा और कोई जगह और कुछ नहीं होगा। श्रमिक की एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, श्रमिक अपनी आय का मोस्ट ऑफ पार्ट कंज्यूम करते आता है, तो इसलिए श्रमिक की एमपीसी हाई होती है और एमपीएस लो होती है, याद रखिएगा। एक श्रमिक की उपभोग करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, हो सकता 0.8 हो, यानी 80% अपनी इनकम का कंज्यूम कर जाता है, 0.2% ही वो सेविंग करता है। जबकि पूंजीपति की एमपीएस अधिक होती है, अर्थात उसकी बचाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इनके पास हो सकता है कि 80% इनकम को बचा जाए और एमपीसी इनकी कम होती है। यानी पूंजीपति वर्ग का उपभोग प्रवृत्ति कम होने के कारण पूंजीपति वर्ग
यानी लाभ का हिस्सा जो है वो री इन्वेस्टमेंट अधिक करता है, जबकि श्रमिक को अगर राष्ट्रीय आय का अधिक हिस्सा दिया जाएगा तो वो कंज्यूम कर जाएगा। आपको देखिए यही से कुछ हिंट्स मॉडल के मिलने लगे कि प्रोफेसर कॉल्डर ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि श्रमिक की उपभोग की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, खर्च करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है और बचाने की प्रवृत्ति कम होती है। पूंजीपति वर्ग की बचाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है और खर्च करने की प्रवृत्ति कम होती है। क्यों ना राष्ट्रीय आय का अधिक भाग पूंजीपति को दिया जाए और कम भाग श्रमिक को दिया जाए, क्योंकि पूंजीपति को अधिक भाग दिया जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस तेज होगी। ये कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर कैल्डॉस। ओके, चलिए आगे। निवेश उत्पाद अनुपात यानी क्या होता है? I अपॉन Y। यही तो निवेश उत्पाद अनुपात, ये स्वतंत्र चर है, यानी ये किसी पे निर्भर नहीं करता है, ये ऑटोमेटिक डिटरमाइन होगा। अपूर्ण प्रतियोगिता, देखिए अभी जितने हम मॉडल पढ़ रहे थे पूर्ण प्रतियोगिता के एजम्पशन थे, ये इसने लिया अपूर्ण प्रतियोगिता के एजम्पशन। ओके, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो नेशनल इनकम है वो मजदूर वर्ग और पूंजीपत वर्ग में डिवाइड हो रही है, यानी नेशनल इनकम डिवाइडेड इन द लेबर सेक्टर। लेबर को रिवार्ड क्या मिलता है? वेज, एंड कैपिटलिस्टिक को क्या मिलता है? प्रॉफिट। क्लियर है? यानी नेशनल इनकम टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेबर का रिवार्ड वेज के रूप में प्लस पूंजीपत का रिवार्ड प्रॉफिट के रूप में। क्लियर है? तो ये नेशनल इनकम को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये दो वर्गों के मध्य डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं। अब कितना दिया जाए ये देखते हैं। हम जानते हैं अर्थव्यवस्था में जितना बचत होती है वो निवेश हो जाता है, यानी I इक्वल टू एस है। अब देखिए ये जो बचत है ये एस है, टोटल बचत। देखिए एस इक्वल टू टोटल सेविंग ऑफ द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में कितनी बचत है? क्लियर है? एस डब्ल्यू दिस इज द शेयर ऑफ, मान लीजिए मजदूर, डब्ल्यू मतलब मजदूर वर्ग द्वारा जो बचाया गया, तो एस डब्ल्यू रिप्रेजेंटिंग सेविंग फ्रॉम किसके द्वारा? लेबर कैटेगरी, लेबर वर्ग द्वारा जो बचाया गया। एंड एसपी रिप्रेजेंटेड, एसपी क्या रिप्रेजेंट करेगा? एसपी रिप्रेजेंटेड सेविंग्स ऑफ किसकी है? कैपिटलिस्टिक की। ठीक है, तो देखिए अर्थव्यवस्था में जो कुल बचत होगी वो श्रमिक वर्ग की बचत और पूंजीपति वर्ग की बचत को आप जोड़ दीजिए, आपको टोटल सेविंग्स मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? ये आपका लेबर कैटेगरी की बचत है और ये आपकी कैपिटलिस्टिक की बचत है, ये आपकी टोटल सेविंग्स है। ठीक है, चलो अब ऊपर वाले इक्वेशन में इसका मान रख दो। ऊपर वाले इक्वेशन में इसका मान रख सकते हो, लेकिन इसको हम और एलिब्रेट कर लेते हैं एस डब्ल्यू को। वास्तव में श्रमिक वर्ग की जो बचत होती है वो श्रमिक वर्ग की एमपीएस, श्रमिक वर्ग की एमपीएस जो मैंने एस स्मॉल एस और स्मॉल डब्ल्यू से यहां से दिखाया, और नंबर ऑफ लेबर्स पर डिपेंड करता है, यानी वो मजदूरी के रूप में कितना प्राप्त करता है। अगर उसकी एमपीएस में मल्टीप्लाई कर दो तो हमें श्रमिक वर्ग द्वारा प्राप्त मजदूरी ज्ञात हो जाएगी। तो एमपीएस है ये, और ये आपका वेज पार्ट है। क्लियर है? यानी टोटल वेज से उसकी एमपीएस को, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मजदूर वर्ग द्वारा टोटल की गई सेविंग्स निकल आएगी। उसी प्रकार पूंजीपति वर्ग कितना बचाता है? तो पूंजीपति वर्ग द्वारा पूंजीपति वर्ग की एमपीएस इंटू पूंजीपति का लाभ, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है ना? अर्थात श्रमिक वर्ग उनकी बचाने की प्रवृत्ति और टोटल वेज को मल्टीप्लाई आप करिए। दूसरा, पूंजीपति की बचत निकालने के लिए हमको पूंजीपति वर्ग की एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और पूंजीपति का लाभ को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमको टोटल मिल जाएगा। तो ये देखिए आपका क्या है? श्रमिक वर्ग की बचत है और ये आपकी पूंजीपति वर्ग की बचत है। इसमें ये रिप्रेजेंट करता है एमपीएस ऑफ कैपिटलिस्टिक, और यहां पे ये रिप्रेजेंट करता है एमपीएस ऑफ लेबर, यानी लेबर वर्ग की एमपीएस क्या है, और ये आपका डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है वेज को,
और यहाँ पे P रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार ये आपके पास श्रमिक वर्ग की टोटल सेविंग्स है और ये पूंजीपति वर्ग की टोटल सेविंग्स है, जो ऊपर हम रखेंगे वैल्यूज। चलिए, अब हम जानते हैं कि बचत तथा निवेश दोनों बराबर होते हैं। अब हमने उधर क्या देखा था? उधर हमने देखा था S इक्वल टू SP माइनस P इंटू P प्लस SW इंटू W। यही तो हमने देखा था। तो S का मान यहाँ पे हमने रख दिया, तो हमारे पास I इक्वल टू ये आ जाता है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय हमने देखा, नेशनल इनकम दो वर्ग में हम बांट रहे थे, मजदूरी के रूप में और पूंजीपति के लाभ के रूप में, यानी लेबर सेक्टर के बीच में और कैपिटलिस्टिक सेक्टर के बीच में, दोनों वर्गों के बीच में हम बांट रहे थे। अगर हमको मजदूरी निकालनी है तो नेशनल इनकम में से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, निकाल आएगी। इसी को हमने ट्रांसफर कर दिया है। तो इस प्रकार जो आपका निवेश होगा, ये निवेश, अब देखिए निवेश, अब यहां पर W का मान आप रख दीजिए, इस W का मान रख दीजिए, जो ये W हमने यहां से मान, तो W बराबर Y माइनस P है, तो इसका मान यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब मान पुट कर देते हैं तो ये देखिए हमने वह मान पुट कर दिया यहाँ पर। अब हमारे पास इक्वेशन हो जाता I इक्वल टू SP स्मॉल sp इंटू P प्लस, ये ब्रैकेट हम तोड़ देते हैं तो इस W का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है Y के साथ और P के साथ, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में निवेश जो होती है प्रोपेंसिटी, आपके पास SP इंटू P SW इंटू Y, जो पुराना वाला इक्वेशन को हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, ये इसके साथ P जुड़ा है और इसके साथ P जुड़ा है, इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, तो हमारे पास हो जाता है SP इंटू P माइनस SW इंटू P प्लस SW इंटू Y हो जाता है। अब इसमें से P और P कॉमन है, तो कॉमन हमने ले लिया, तो ब्रैकेट में आपका हो जाएगा SP माइनस SW आपका P प्लस SW इंटू Y। अब बोथ साइड, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड को आप डिवाइड कर दीजिए नेशनल इनकम से। तो नेशनल इनकम से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा I अपॉन Y। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो P अपॉन Y हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा SW इंटू Y अपॉन Y। अब देखिए Y कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा I अपॉन Y इज इक्वल टू SP माइनस SW P अपॉन Y प्लस SW। हाँ, अब देखिए यहां पर, अब हमको देखिए लाभ की दर देखनी है अर्थव्यवस्था में, इसलिए लाभ की दर देखने के लिए मैं इस इक्वेशन में क्या करूंगा, इस इक्वेशन में लाभ की दर यानी इसको हमको उधर लाना है, लेफ्ट हैंड साइड हमको लाना है। तो जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करता हूं तो मुझे कुछ ये इक्वेशन मिल जाता है, और ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में लाभ की दर यानी P अपॉन Y, ये स्वतंत्र चर निवेश की दर या निवेश आय अनुपात पर निर्भर करता है। यदि अर्थव्यवस्था में पूंजीपति की बचत प्रवृत्ति तथा श्रमिक वर्ग की बचत प्रवृत्तियां दी हुई हो तो, आई एम जस्ट रिपीटिंग, दिस इज द फाइनल कैल्डर इक्वेशन, ये फाइनल कैल्डर का इक्वेशन है जो हमें ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में लाभ की दर निवेश की दर पर निर्भर करती है यदि अर्थव्यवस्था में पूंजीपति की बचत दर तथा श्रमिक वर्ग की बचत प्रवृत्ति दी हुई हो। आइए हम इसे डायग्राम के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करें। यहां पर हमने एक्स अक्ष पे लाभ की दर को ले लिया है जिसे हम P अपॉन Y कहते हैं, हमने Y एक्सिस पे S अपॉन Y एंड I अपॉन Y को ले लिया है। क्लियर है? Y एक्सिस पे ये हमने एक लाभ की दर को लिया है, लाभ की दर जो है वो स्थिर है, वी आर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 बिंदु पर आप देख सकते हो कि अर्थव्यवस्था में निवेश की दर तथा बचत की दर दोनों बराबर है, अतः हम संतुलन बिंदु E है।
यदि अर्थव्यवस्था में निवेश की दर बढ़ करके I/Y1 हो जाए, हम यहां से यहां चले जाएं, लेकिन बचत की दर ये ना बढ़े, तो आपको इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी। इन्फ्लेशनरी यानी स्फीतिक अंतराल दिखाई पड़ेगा, इन्फ्लेशनरी गैप दिखाई पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में जब निवेश की दर बढ़े तो बचत की दर बढ़ना अनिवार्य होता है। जब निवेश बढ़ेगा तो बचत की दर बढ़ना अनिवार्य होगा, तभी अर्थव्यवस्था एक संतुलन पॉइंट से दूसरे संतुलन पॉइंट पर E2 पर संतुलित रूप में पहुंच जाएगी, जिससे आर्थिक विकास दिखाई पड़ेगा। लेकिन अर्थव्यवस्था में यदि I/Y बढ़ करके I/Y1 हो जाए, बट बचत की दर ना बढ़े, अर्थव्यवस्था में ये ना बढ़ करके यहाँ हो, तो इन्फ्लेशनरी गैप दिखाई पड़ेगी। तो अर्थव्यवस्था में संतुलित आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था में जब I/Y बढ़े तो उसके साथ ही साथ S/Y का बढ़ना अनिवार्य है, तभी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित बचत दर पर P/Y पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। अब हम देखते हैं कुछ विशेष कंडीशंस। कुछ विशेष कंडीशंस में हम ये देखते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में, इस इक्वेशन को आप गौर से देखिए, इसमें यह दिखाया गया कि यदि अर्थव्यवस्था में SP का मान अधिक है, यानी पूंजीपति वर्ग का बचत प्रवृत्ति अधिक है श्रमिक वर्ग से, तो I/Y का मान बढ़ेगा, और I/Y का मान बढ़ने से P/Y का मान भी बढ़ जाएगा। पहली कंडीशन, जब अर्थव्यवस्था में SP इज ग्रेटर देन SW होगा, तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में I/Y बढ़ेगा, और I/Y बढ़ने के कारण P/Y भी बढ़ेगी, लाभ की दर बढ़ेगी, और अर्थव्यवस्था में हमको वृद्धि या समृद्धि दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में डिस्कस करता हूं, दूसरी कंडीशन, यदि मजदूर वर्ग की बचत प्रवृत्ति ज्यादा हो जाए, पूंजीपति वर्ग की बचत प्रवृत्ति कम हो, तो अर्थव्यवस्था में कुछ मंदी दिखाई पड़ेगी, और अर्थव्यवस्था में I/Y का मान क्या हो जाएगा, तेजी से नहीं बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में लाभ की दर भी घट जाएगी। तीसरी कंडीशन है तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक वर्ग की बचत प्रवृत्ति शून्य हो जाए, यदि श्रमिक वर्ग की बचत प्रवृत्ति शून्य हो जाए, केवल पूंजीपति वर्ग की बचत प्रवृत्ति ओके हो, तो अर्थव्यवस्था में हम ये देखेंगे कि P बराबर 1/SP इंटू I रहेगा, ये कंडीशन हो जाएगी, और अर्थव्यवस्था में हम अक्षय भंडार या विडो कर्स CURSE कर्स देखने को मिलेगा, जो ये क्वेश्चन आप पूछा गया था IAS में। विडो कर्स क्या होता है या अक्षय भंडार कौन सी कंडीशन होती है? वो कंडीशन जब अर्थव्यवस्था में श्रमिक वर्ग की बचत प्रवृत्ति शून्य हो जाए, तो अर्थव्यवस्था में P बराबर 1/SP इंटू I की कंडीशन दिखाई पड़ती है। इसे हम विडो कर्स या अक्षय भंडार की स्थिति कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब पहली कंडीशन है कि SP इज ग्रेटर देन SW, तो अर्थव्यवस्था स्थिरता की अवस्था में होगा, स्थिरता की अवस्था में होगा। और अगर दूसरी कंडीशन है कि अगर SP इज लेस देन SW, तो अर्थव्यवस्था में कीमतें कम होंगी और लगातार मंदी हमको दिखाई पड़ेगी। और तीसरी कंडीशन है जो हम कह सकते हैं कि SW इज इक्वल टू 0 अगर हो जाता है, तो अर्थव्यवस्था में हमें P बराबर 1/SP इंटू I की कंडीशन दिखाई पड़ेगी। इसे हम अक्षय भंडार या विडो कर्स CURSE कहते हैं। और ये पॉइंट एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया था, IAS के एग्जाम्स में मोस्टली, PCS के एग्जाम में मोस्टली,
और आपका यूजीसी नेट जेआरएफ में, पीजीटी में विडो कर्स क्या है? तो विडो कर्स वो है जब अर्थव्यवस्था में मजदूर की सीमांत बचत प्रवृत्ति SW 0 हो जाए, मजदूर की सीमांत बचत प्रवृत्ति शून्य हो, लाभों की मात्रा निवेश की राशि तथा पूंजीपति उपभोग के बराबर हो जाए। यानी लाभों की मात्रा निवेश की राशि तथा पूंजीपति का उपभोग के बराबर हो जाए, अर्थात P बराबर 1/SP इंटू I। इसे हम उद्यमियों के उपभोग में वृद्धि उनके कुल लाभ के बराबर होगा। इसे हम विडो कर्स की संज्ञा देंगे। विधवा का श्राप, विधवा का श्राप कहते हैं, विधवा का श्राप कहेंगे। ये आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कैल्डर का। तो इस प्रकार प्रोफेसर कैल्डर ने कहा, इस प्रकार प्रोफेसर कैल्डर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में यदि इसका बचत प्रवृत्ति यानी पूंजीपति को लाभ की मात्रा ज्यादा दोगे और इनको श्रमिक वर्ग को कम दोगे तो I/Y का मान बढ़ेगा और I/Y का मान बढ़ने के परिणाम स्वरूप लाभ का स्तर बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से होगा। इस प्रकार कैल्डर का वितरण सिद्धांत कहता है कि पूंजीपति वर्ग को राष्ट्रीय आय का हिस्सा अधिक मिलना चाहिए तथा श्रमिक वर्ग को इसका हिस्सा कम मिलना चाहिए। यही हम इस इक्वेशन से प्रूव करते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें अवश्य पूछिएगा, हमारे चैनल पर कमेंट करिएगा।